अमीर माता पिता ने अपनी बेटी को जन्म से ही परफेक्ट जीनियस बनाने की ठान ली। सैकड़ों ज्योतिषियों और पंडितों से सलाह ली, शुभ दिन और समय निकाला और तय हुआ कि ऑपरेशन ठीक 5:35 बजे शुरू होगा। 85 मिनट बाद शाम 7 बजे जेई का जन्म हुआ, एकदम सही कुंडली के साथ। छोटी उम्र से ही जेई हर काम में कमाल थी। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन उसके पिता को सिर्फ उसकी रैंक की परवाह थी। चाहे उसने कितने भी इनाम जीते हो, पिता हमेशा उसकी बड़ी बहन को ज्यादा पसंद करते क्योंकि उसके अंक बेहतर होते। जेई ने दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी, यहाँ तक कि बाथरूम में भी किताब से नजर नहीं हटती। 6 महीने बाद उसने पहली बार गणित में बहन को हरा दिया, लेकिन पिता ने कहा विजेता हारने वाले को सजा देगा। जे रो पड़ी क्योंकि उसे बहन को चोट पहुंचाना अच्छा नहीं लगा। तब पिता ने कैन और एबल की कहानी सुनाई कि भाई भी एक दूसरे की जान ले सकते हैं। उस दिन से जे ने बहन को सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी के चारों ओर एक मजबूत कवच बना लिया ताकि कोई उसे हरा ना सके। पर इस कवच के भीतर वो अकेली रहने लगी। जब भी वो अपना असली चेहरा दिखाना चाहती, पिता का साया उसे रोक देता। फिर उसकी जिंदगी में आई सोल्जी, एक ऐसी लड़की जिसकी मौजूदगी को कोई महसूस नहीं करता। यहाँ तक कि कुत्ते भी उसे अनदेखा कर देते। बचपन में समंदर किनारे टीचर्स उसे भूल गए थे और वो गुमशुदा बच्ची बन गई। अनाथालय में भी लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। कई बार खाना मिस हो जाता तो वह पानी पीकर पेट भरती। बड़ी हुई तो अनाथ होने की वजह से बच्चे उसे चढ़ाने लगे। पार्ट टाइम काम नहीं मिलता। एक सीनियर ने दया दिखाकर फेक आईडी के जरिए उसे प्रिस्क्रिप्शन में लिखे दवा को मेडिकल स्टोर से खरीदने का काम दिया। जहां एक दिन एक लड़के ने उसे स्मार्ट ड्रग्स का पैकेट थमाया और कहा कि अमीर बच्चे इसके लिए पागल हैं। उसने उससे कहा कि पढ़ाई करो वरना मेरी तरह हो जाओगी। अजीब बात थी, ये बात सोल्जी को सच लगी। पहली बार उसने मन लगाकर पढ़ाई की और स्कूल में 15th पोजीशन पर आई। उसे नन द्वारा समय पर खाना और एसी की सुविधा भी मिलने लगी। फिर उसने सोचा अगर नंबर 1 बन जाओ तो और अच्छा मिलेगा। उसने स्मार्ट ड्रग्स लेना शुरू किया और सच में अगली परीक्षा में टॉपर बन गई। बुली करना भी बंद हो गया, लेकिन अब वो इन दवाओं की आदी हो गई और अपनी पार्ट टाइम जॉब से इन दवाओं को चुराने लगी। कुछ समय बाद उसके पिता मिल गए और वो सियोल आ गई। 4 महीने बाद वो कोरिया के टॉप गर्ल्स हाई स्कूल में पहुंची, रेड यूनिफॉर्म और हाथ में सूटकेस लिए। स्टूडेंट्स ने उसे देहाती लड़की समझकर अनदेखा कर दिया। यहाँ तक कि टीचर्स ने भी क्लास ढूंढने में उसकी मदद नहीं की। इसी बीच ढूंढते हुए वो स्कूल सेरेमनी जा पहुंची, जहाँ एक बुजुर्ग फूल बेच रही है। गार्ड उसे भगाने ही वाला था, तभी एक लड़की शानदार अंदाज में आगे बढ़ी, सारे फूल खरीद लिए और मंच पर जाकर नए स्टूडेंट का स्वागत परफेक्ट अंग्रेजी में किया। वो थी जेई, स्कूल की क्वीन, क्योंकि उसके पिता हॉस्पिटल डायरेक्टर के अलावा इस स्कूल के सबसे बड़े इन्वेस्टर है। आखिरकार काफी ढूंढने के बाद सोल्जी को उसका क्लास मिल गया और तभी जेई क्लास में आई। सभी उसे डेस्क मेट बनाने के लिए बेताब है, पर उसने सबको चौंकाते हुए सोल्जी के पास बैठने का फैसला किया, मानो उसमें कुछ खास तलाश रही हो। ब्रेक के वक्त बाथरूम में 3 लड़कियों ने सोल्जी को घेर लिया। वो तीनों जेई के बगल वाली सीट चाहती है, इसीलिए उन्होंने सोल्जी को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन उसे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं। उसे तो बस ब्लैक बोर्ड के सबसे पास बैठना पसंद है। आखिरकार उसने नारी से सीट बदलने के लिए हामी भर दी, जो कि सेकंड बेंच पर बैठती है। तभी अचानक जेई बाथरूम में आई, अपने डेस्कमेट को लेकर खाना खाने चलने के लिए। नारी ने उत्सुकता से जेई की तरफ देखा, लेकिन जेई ने मुड़कर सोल्जी का हाथ थामा और उसे अपने साथ ले गई। सोल्जी को समझ नहीं आया कि अचानक उस पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है। स्कूल की क्वीन ने न केवल उसे अपना डेस्कमेट बनाया, बल्कि अपने करीबी दोस्तों के ग्रुप में भी शामिल होने को कहा। येरी और चियोंग सोच में पड़ गई। आखिर इस गरीब ट्रांसफर स्टूडेंट में ऐसा क्या खास है। बातचीत में जेई ने सोल्जी से पूछा कि क्या वो भी कोरिया यूनिवर्सिटी जाना चाहती है, क्योंकि उसने सोल्जी की चाबी में उसका कीचेन देखा था। सोल्जी ने बताया कि हाँ, वो वहाँ मेडिकल पढ़ना चाहती है। ये सुनकर चियोंग हंसी उड़ाने लगी। बिना कोचिंग या प्राइवेट ट्यूटर के ये तो एक सपना है। उसने कहा कि टॉप स्टूडेंट भी हफ्ते में 3-3 प्राइवेट लेसन्स लेते हैं
और भी हैरान करने वाली बात यह है कि लंच के बाद सभी स्टूडेंट्स स्मार्ट ड्रग्स लेते हैं। ये अजीब माहौल देखकर सोल्जी घबरा गई और सीट बदलने की तैयारी करने लगी। बूमसू ने उसे चेतावनी दी कि पहले जेई से अनुमति लेना जरूरी है, वरना स्कूल में उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सोल्जी ने परवाह नहीं की और सीधे जाकर दूसरी सीट पर बैठ गई। पर जब जेई को पता चला तो उसने भी अपनी सीट बदलने का इरादा किया। सोल्जी ने तुरंत उसे रोका और कहा, किसी को परेशान मत करो। पूरे क्लास में सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी ने जेई का विरोध किया है, लेकिन जेई नाराज नहीं हुई। स्कूल के बाद सोल्जी घबराते हुए अपनी सौतेली माँ के घर पहुंची। सौतेली माँ ने पूछा, क्या उसने अपने पिता की चीजों में वो फोन देखा जिस पर कोरिया यूनिवर्सिटी का की चेन था? सोल्जी ने झूठ बोल दिया कि उसने नहीं देखा, जबकि वो फोन उसी के पास था। सालों पहले जब सोल्जी गुम हुई थी, उसकी माँ सदमे से मर गई। बाद में पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन जल्द ही रहस्यमय तरीके से उनकी भी मौत हो गई। परिवार मिलने के बावजूद सोल्जी फिर अनाथ बन गई। नए स्कूल में घुलने मिलने के लिए उसने ऑनलाइन सेकेंड हैंड यूनिफॉर्म खरीदी, लेकिन उसकी जेब से इस्तेमाल किए हुए कॉन्डम मिले। घिनाकर उसने अपने कपड़े धो डाले और अगले दिन पहनकर स्कूल चली गई। लेकिन क्लासमेट्स उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। नारी ने तो जानबूझकर उसके ऊपर जूस गिरा दिया। उन तानों भरी नजरों ने उसे पुरानी यादें याद दिला दी। वो दर्दनाक दिन जब बदमाश बच्चों ने सिगरेट से उसके सीने पर दाग दिया था। चुपचाप वो कपड़ा साफ करने बाथरूम गई। तभी जेई ने पीछे से उसे गले लगा लिया और एक नया शर्ट ऑफर किया। लेकिन सोल्जी ने भीगे हुए कपड़े पहनना ज्यादा पसंद किया, बजाय उसकी मदद लेने के। गुस्से में जेई ने शर्ट कूड़ेदान में फेंक दिया। सोल्जी जैसे ही क्लास सीट में लौटी, टीचर ने अचानक क्विज शुरू कर दिया। सबके चेहरों पर आत्मविश्वास था, सिवाय सोल्जी के। उसे पता चला कि पेपर ऐसे टॉपिक पर आए हैं जो उन्हें अभी तक पढ़ाया नहीं गया है। नतीजे आए, जेई ने पूरे अंक हासिल किए, जबकि सोल्जी ने सिर्फ 4 सवाल सही किए। सोल्जी ने टीचर से पूछा कि क्या अगली क्लास में सवालों के जवाब समझाए जाएंगे। टीचर ने नाम सिर हिलाया। ये टेस्ट तो बस लेवल एवेल्युएशन था, ताकि कोचिंग सेंटर्स स्कूल के स्तर का अंदाजा लगा सके। सोल्जी हैरान रह गई। यहाँ तो टीचर्स भी कोचिंग को इतना महत्व देते हैं। उसी समय उसके सेकेंड हैंड यूनिफॉर्म खरीदने के बाद इंटरनेट पर फैल गई। सोशल मीडिया पर गालियां और तानों की बाढ़ आ गई। तभी उसकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ी। टेस्ट के सवाल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से आए थे। उसने वहां जाकर देखने का सोचा, लेकिन फीस देखकर उसके होश उड़ गए। जैसे ही वो निकल रही थी, उसने एक टीचर को टेस्ट के आंसर समझाते हुए सुना। सोल्जी ने चुपके से मोबाइल निकाला और रिकॉर्ड करने लगी। तभी एक स्टाफ ने देख लिया। वो भागकर लिफ्ट में घुस गई और दरवाजा खुलते ही सामने जेई खड़ी है। स्टाफ चिल्लाया कि एक स्टूडेंट लिफ्ट में छुपी है। जेई ने तुरंत अपनी टोपी सोल्जी को पहनाई और उसे ऊपर की मंजिल में जाकर छुपने को कहा। वो कोने में सिमट कर बैठ गई। धीरे धीरे उसका जेई पर भरोसा बढ़ने लगा। जेई उसे अपने पिता के अस्पताल ले गई। अलमारी से नया यूनिफॉर्म निकालकर पहनने को दिया। सोल्जी ने पूछा कि वो इतनी मदद क्यों कर रही है। जेई ने कहा, क्योंकि पिछली स्कूल में बिना ट्यूटर के टॉप रहना आसान नहीं था और वो उसके पढ़ने का तरीका जानना चाहती है कि उसने ऐसा कैसे किया। तभी बाहर से आवाजें आई और वो दोनों अलमारी में छुप गई। चियोंग और येरी बातें कर रही है। वो सोल्जी को जेई का नया पालतू कह रही है। जेई हंस दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अनाथ शब्द कहा, उसने तुरंत सोल्जी के कान ढक दिए। बाद में उसने दोनों को मैसेज करके कैफे मिलने को बुलाया और सोल्जी को चुपचाप अस्पताल से भेज दिया। आभार जताने के लिए सोल्जी ने जेई को अपना कोरिया यूनिवर्सिटी वाला कीचेन दे दिया। जेई ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। उस मुस्कान में कोई रहस्य है। जाते समय सोल्जी ने अस्पताल में एक अंतिम संस्कार देखा। एक आदमी ने उसे रोका और कहा कि उसका बैग खुला है। घर पहुंचते ही सोल्जी को याद आया कि वो वही सर्जन था जिसने उसके पिता का ऑपरेशन किया था। डॉक्टर ने कहा था कि उसके पिता को अस्पताल लाते समय ही मौत हो चुकी थी। वो उससे सवाल करना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी बेटी के साथ हंसते मुस्कुराते देख चुप रह गई। सोल्जी नहीं जानती कि जेई से मुलाकात किस्मत है या इत्तेफाक, पर उसने ठान लिया कि वो इस मौके से अपनी जिंदगी बदल देगी। उधर जेई ने एक पुराना डब्बा खोला। उसमें भी वही कीचेन रखा था। अगले दिन नारी अचानक स्कूल छोड़ गई। क्लास के बाद सोल्जी ने जेई से मुलाकात की
उनकी नजदीकी देखकर चियोंग बेचैन हो गई। उसे डर है कि कहीं जेई अब क्लास प्रेसिडेंट की पोजीशन सोल्जी को दिला दे, क्योंकि टीचर ने कहा है कि जो भी क्लास प्रेसिडेंट बनेगा उसके बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के रास्ते खुल जाएंगे। जिसका डर था वही हुआ। जेई ने सोल्जी का नाम सुझा दिया। टीचर को वोटिंग करनी पड़ी। परिणाम साफ थे, सोल्जी जीत गई। चियोंग गुस्से में स्टेज पर जाकर वोट देखने लगी, लेकिन जेई के समर्थन के आगे उसे हार माननी पड़ी। जेई ने सबके सामने उसे माफी मांगने को कहा। चियोंग ने अपमानित महसूस किया, पर मजबूरी में मानना पड़ा। घर पर चियोंग ने वोट की लिखावट पहचानने के लिए कंप्यूटर खोला, लेकिन गलती से अपनी माँ वकील के कागजात में से एक केस देख लिया। डिफेंडर है मिस्टर यू, यानी कि जेई के पिता। साथ में एक डेथ सर्टिफिकेट है वो ह्यूग के नाम का। उसे नहीं पता है कि वो ह्यूग दरअसल सोल्जी के पिता है। इसी बीच सोल्जी के घर के दरवाजे के पास एक आदमी के जूते देखे और चुपचाप दरवाजा बंद करके नीचे चली गई। फिर उसने अपने पिता के फोन को अनलॉक करने की कोशिश की। क्लास प्रेसिडेंट की इलेक्शन जीतने की खुशी में जेई ने सोल्जी को मैसेज किया, चलो सेलिब्रेट करते हैं। दोनों कैरियोके गए, खूब गाना गाया। उसके बाद जेई ने सोल्जी को अपने घर रुकने का न्योता दिया ताकि अगले दिन साथ स्कूल जा सके। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ रही थी, एक प्यारा सा कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उन दोनों का स्वागत करने लगा। यही सोल्जी को पता चला कि जेई की एक बड़ी बहन भी थी। जेई ने धीमी आवाज में कहा, शायद अब वो जिंदा नहीं है। सोल्जी चौंक गई, लेकिन कुछ और नहीं पूछा। कुत्ता अपने मुंह में एक प्रिंसेस ड्रेस लेकर आया। ड्रेस देखते ही सोल्जी को अपना बचपन याद आ गया जब वो खो गई थी। उसने ये मौका लेकर जेई को वो घटना सुनाई। जेई ने उसे दिलासा दिया, तुम्हारी गलती नहीं थी, बड़ों ने बच्चों की ठीक से गिनती नहीं की होगी। फिर जेई ने अपना कोट उतारा और उसे साथ में नहाने के लिए बुलाया। सोल्जी ने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। वो शर्मा गई और समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ देखे। जेई ने छेड़ते हुए उससे कहा, तुम गीली होने पर और भी प्यारी लगती हो, और उसके होंठों को चूम लिया। रात में सोल्जी बाथरूम जाने के लिए उठी। गलती से उसने देखा कि नारी ने जेई को कई मैसेज भेजे हैं। जिज्ञासा में उसने उसका फोन खोल लिया और चौंक गई। उसमें सोल्जी और उसके पूरे परिवार की जानकारी थी, साथ ही नारी का एक वीडियो जिसमें उसे धमकाया जा रहा है। असल में नारी ने सोल्जी को तंग किया था और जेई ने उसके ड्रग स्कैंडल को उजागर करने की योजना बनाई। मजबूर होकर नारी ने स्कूल छोड़ने का वादा किया और जेई से वीडियो डिलीट करने की भीख मांगी। सोल्जी ने कभी नहीं सोचा था कि जेई इतनी डरावनी हो सकती है। अगली सुबह जेई ने देखा कि सोल्जी बिना कुछ कहे चली गई है, लेकिन वो परेशान नहीं हुई क्योंकि उसने चुपके से उसके फोन में ट्रैकिंग ऐप डाल दिया है। स्कूल पहुंचकर उसने मीठे लहजे में पूछा, कल तुम अचानक चली क्यों गई? सोल्जी ने झूठ बोला कि सौतेली माँ ने बुला लिया था। दोनों ऑफिस पहुंचे जहां नारी अपना ट्रांसफर पेपर वर्क करवा रही है। सोल्जी ने जानबूझकर कहा, चलो नारी से अलविदा कह दे, पर जेई ने सहजता से नारी और उसकी माँ दोनों से विदा ली, मानो कुछ हुआ ही ना हो। राइटिंग क्लास में टीचर ने रिजल्ट दिखाए। सोल्जी को फुल मार्क्स मिले, जेई से भी ज्यादा, लेकिन क्योंकि उसने निजी जिंदगी पर लेख लिखा था, टीचर ने उसे क्लास में सबके सामने नहीं पढ़ा। ब्रेक में येरी होम रूम टीचर से साइन लेने गई और वहीं उसने डेस्क पर सोल्जी के ऐसे की एक जेरॉक्स कॉपी देखी। इसी बीच किसी ने चुपके से सोल्जी का बैग खोलकर उसका ऐसे चुरा लिया। जल्दी ही पूरी क्लास में उसकी कॉपियां बट गई। चियोंग ने नोट किया कि उसमें उसके पिता की मौत का कारण उसी केस से मिलता जुलता है जिसमें यू ह्यूग का जिक्र था। जेई गुस्से में आ गई, सारी कॉपियां इकट्ठा की और सबको सख्त मना किया कि सोल्जी की निजी बातें ना पढ़े, लेकिन सोल्जी शांत है। उसने जेई से पूछा, तुम इतना नाराज क्यों हो रही हो? फिर उसने कल रात का सबूत दिखाकर जेई का असली रूप सबके सामने ला दिया। जेई ने कहा, तुम्हें तो शुक्रिया कहना चाहिए, मैंने तुम्हें बुली करने वाले को हटा दिया, लेकिन सोल्जी को इस बात की ज्यादा चिंता है कि उसकी निजी जानकारी उस तक कैसे पहुंची। जेई ने कहा, यह सवाल पूछने लायक भी नहीं है। सोल्जी को उसकी ये घमंड भरी बातें घिनौनी लगी। उसने कबूल किया कि उसकी ऐसे की कॉपियां दरअसल उसी ने ही जेरॉक्स करके सभी के डेस्क पर रखवाई थी, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि जेई उसे असल में जानती ही नहीं। क्लास में लौटते ही चियोंग ने उसे स्टूडेंट काउंसिल बुलाया। वहां चियोंग ने बताया कि सोल्जी के पिता दरअसल टीचर वू ह्यूग थे
और उसकी सौतेली माँ जेई के पिता पर मेडिकल लापरवाही के लिए केस कर रही है। उसे शक है कि जेई सिर्फ इस केस पर समझौता हासिल करने के लिए उसके करीब आई है। सोल्जी ने पूछा कि अचानक इतनी मदद क्यों कर रही हो। चियोंग ने कबूल किया कि वो जेई से हीन भावना रखती है और बस चाहती है कि एक बार वो हार का स्वाद चखे। अगले दिन सौतेली माँ के बाहर रहने पर सोल्जी ने पिता की मेडिकल दुर्घटना के सबूत ढूंढने की कोशिश की। उसे सिर्फ अपने पिता के 5 करोड़ वॉन की बीमा पॉलिसी और 3 धमकी भरे खत मिले। उस रात सोल्जी अपनी सौतेली माँ से मुकदमे के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन फिर भी चुप रही। उसे पता है कि कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम तक उसे यही रहना है। मिड एग्जाम पास आ रहा है। चोई क्योंग, जो हर महीने की मासिक के तकलीफ से परेशान रहती है, उसने अपनी पीरियड को रोकने के लिए सर्जरी करवा ली। वहीं जेई ने अपना खून लिया, उसका इलाज करवाया और दोबारा शरीर में डलवाया ताकि उसकी पढ़ाई की क्षमता और बढ़ सके। सोल्जी ने कोशिश की कि वह ध्यान से पढ़ाई करे, लेकिन धीरे धीरे उसके लिए पढ़ाई मुश्किल होती जा रही है, यहाँ तक कि उसके नाक से खून तक निकलने लगा। अब परीक्षा में केवल 7 दिन बचे हैं और उसके पास स्मार्ट ड्रग्स की सिर्फ एक आखिरी गोली बची है। वो क्लिनिक पहुंची, लेकिन हर डॉक्टर ने पहले टेस्ट कराने को कहा, जिसका खर्चा वो नहीं उठा सकती। आखिरकार उसने ऑनलाइन एक सेलर ढूंढा। सेलर एक कोड मांग रहा है। तभी सोल्जी को याद आया कि आरा ने हाल ही में उसे एक ओरिगेमी दी थी। उसने उसे खोला तो उसमें नंबरों की एक स्ट्रिंग छुपी मिली। वही असली कोड है। डील की जगह तय हुई, एक अम्यूजमेंट पार्क। सोल्जी ने पैसे लेकर लॉकर में रख दिए, लेकिन जब असली सेलर सामने आया तो वो जेई निकली। जेई ने अंदाजा लगा लिया था कि ड्रग खरीदने वाली सोल्जी ही है। उसने कहा कि स्मार्ट ड्रग की कमी चल रही है, इसीलिए उसने उसे एक और भी ताकतवर दवा दी, साथ ही कुछ ट्यूशन मटेरियल भी थमाया। फिर उसने शर्त रखी, अगर सोल्जी इस बार के एग्जाम में उससे ज्यादा नंबर ले आई तो वो सबको बता देगी कि उसने उसकी पर्सनल जानकारी कहाँ से पाई। सोल्जी झिझकी, मगर फिर दवा खा ली। कुछ ही देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे तेज लहरें उसे बहा ले जा रही है। उसका ध्यान बहुत तेज हो गया। नतीजन परीक्षा में उसने शानदार प्रदर्शन किया और जेई के साथ पहले स्थान पर आई। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को शक होने लगा, क्योंकि उन्हें पता है कि क्वेश्चन पेपर उनके कोचिंग से आया था और सोल्जी वहां नहीं पढ़ती। तभी नाम ब्योंगजिन का फोन आता है, वही लड़का जिसके लिए सोल्जी फेक आईडी की मदद से प्रिस्क्रिप्टेड दवा लाने का काम किया करती थी। उसने चाकू उसके गर्दन पर रख दिया और पूछा कि सुजिन कहाँ है। सुजिन वही सीनियर जिसने हाल ही में सोल्जी से पैसे मांगे थे, मगर सोल्जी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। सोल्जी ने झूठ बोला कि उसे कुछ नहीं पता, मगर ब्योंगजिन को मालूम है कि उसने बहुत सारी स्मार्ट ड्रग्स चुराई है और उसे धमकी दी कि अगले हफ्ते तक इसके पैसे लौटा दे। सोल्जी घबराई हुई बैठी ही थी कि एक और बुरी खबर मिली। टीचर ने घोषणा की है कि टॉप 20 स्टूडेंट्स की फ्री जांच जेई के पिता के अस्पताल में होगी। सोल्जी को डर है कि यूरिन टेस्ट में उसके ड्रग्स का राज खुल जाएगा। वो बोतल लेकर वॉशरूम में काफी देर तक बैठी रही। तभी जेई का मैसेज आया, रूफ टॉप पर मिलो। सोल्जी तुरंत भागी और जाकर उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। उसने मिन्नत की कि वो उसकी मदद करे, बदले में वो जो कहेगी वो करने को तैयार है, यहाँ तक कि अपने पिता के मुकदमे की स्टेटमेंट चिट्ठी तक ले आएगी। लेकिन जेई ने कहा कि सुलह तो उसे चाहिए ही नहीं, वो तो अब तक सोल्जी की हिफाजत कर रही थी और आगे भी करेगी। उसने उसे दूसरी यूरिन की बोतल पकड़ाई और कहा, मुझे खुशी है कि इस बार हम दोनों फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं। सोल्जी ने हिम्मत करके पूछा, मेरी पर्सनल जानकारी तुम्हें कहाँ से मिली? जेई ने बिना झिझके कहा, पापा के ऑफिस से। और अगर ये बस एक आम मेडिकल मुकदमा होता तो वो मृतक के परिवार की इतनी जानकारी कभी इकट्ठा नहीं करते। इसमें कुछ और भी छिपा है। सोल्जी उसकी बात पर आधा यकीन और आधे शक में रह गई। हेल्थ सेंटर में सब बच्चे चेकअप के दौरान दिए गए बेहोशी वाले इंजेक्शन की वजह से गहरी नींद में चले गए। उसी वक्त किसी ने चुपके से सोल्जी के लॉकर की चाबी चुरा ली। ये देखकर जैसे ही जेई की आंखें खुली, वो तुरंत उसका पीछा करने लगी, मगर एक नर्स ने उसे रोक लिया और कहा कि उसे आराम करने की जरूरत है। बाथरूम से लौटकर जेई ने देखा कि सिर्फ येरी का बिस्तर खाली है। येरी की जिंदगी शुरू से ही अजीब रही है। वो नाइट क्लब में पली बढ़ी। उसकी माँ हमेशा ग्राहकों में व्यस्त रहती। एक दिन गुस्से में येरी अचानक एक प्राइवेट रूम में घुसी
और टेबल पर चढ़कर गाना गाने लगी। उसकी इस हरकत ने उसकी माँ को पहली बार उसकी प्रतिभा का एहसास करवाया। माँ ने नाइट क्लब की नौकरी छोड़ दी और येरी को चाइल्ड स्टार बनाने के सपने देखने लगी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। येरी ने स्टेज पर कई गलतियां की और अपना एकमात्र ऑडिशन भी बिगाड़ दिया। मायूस होकर जब वो माँ को ढूंढने निकली तो उसने देखा कि उसकी माँ एक डायरेक्टर के साथ गंदी डील कर रही है। उसी दिन येरी को असली सच्चाई पता चली। सफलता का रास्ता टैलेंट से नहीं, समझौते से खुलता है। इसके बाद येरी बदल गई। वो अमीर घराने की बेटी होने का झूठ फैलाने लगी। सोशल मीडिया पर नकली ऐशो आराम की तस्वीरें डालने लगी। पैसों के लिए वो दूसरों के स्कैंडल इकट्ठा करके बेचती। जब उसे पता चला कि जेई के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो तुरंत उनके करीब आने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान उसने गलती से सुन लिया कि जेई की बड़ी बहन लापता हो गई है, एक ऐसा राज जो खुद जेई भी नहीं जानती। येरी ने ये बात उसके पिता मिस्टर यू को बताई और चुप रहने के बदले पैसे मांगे। मिस्टर यू ने वादा किया कि वो येरी को पूरी जिंदगी सपोर्ट करेंगे, लेकिन बदले में उसे एक काम करना होगा, सोल्जी के पिता का फोन चुराना। जेई को येरी की हरकतों पर शक हो गया। उसने आरा को कहा कि वो येरी पर नजर रखे। हेल्थ चेकअप के बाद स्कूल में एक पार्टी रखी गई। फोन चुराने के बाद येरी वॉशरूम गई तो देखा कि चोरी किया गया फोन बंद पड़ा है। उसने बोमसू से चार्जर लाने को कहा, बदले में उसे ब्लाइंड डेट पर ले जाने का वादा किया। आरा ने ये सब सुन लिया और तुरंत जेई को खबर दी। पार्टी में येरी को चार्जर मिल गया। जैसे ही उसने फोन चार्ज किया, वो मिस्टर यू से सौदेबाजी करने लगी, लेकिन फोन खोलकर उसे पता चला कि ये किसी मरे हुए व्यक्ति का फोन है। उसने और पैसे मांगे। मिस्टर यू ने कहा, आज रात अगर मुझे ये फोन मिल जाए तो मैं तुम्हें 5 मिलियन वॉन दूंगा। आरा ने ये सब देख लिया, लेकिन तस्वीर खींचते समय उसके फोन का फ्लैश ऑन था और लगभग वो पकड़ी ही जाने वाली थी। उसने तुरंत वो फोटो जेई को भेज दिया। उधर उसी वक्त चोई क्योंग वहां आई और सोल्जी से पूछा कि वो फोन क्यों नहीं उठा रही। सोल्जी ने जब अपना बैग खंगाला तो पाया कि उसके पिता का फोन गायब है। इसी बीच जेई तेजी से वहां पहुंची और उसने सोल्जी के पिता का फोन ले लिया और वो वॉशरूम में छिपकर पासवर्ड डालने लगी। उसने कोशिश की और जैसे ही सोल्जी के गायब होने की तारीख डाली, वो फोन अनलॉक हो गया, लेकिन अंदर जो था उसने उसकी रूह हिला दी। एक ऐसी वीडियो जिसमें एक टीचर और स्टूडेंट है। वो टीचर और कोई नहीं बल्कि सोल्जी के पिता थे और वो स्टूडेंट जेई की लापता बहन। सदमे में जेई उसी ऑफिस की ओर भागी जो वीडियो में दिख रहा था, लेकिन तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। बोमसू सबको चाकू से धमका रही है। स्कूल में सब कुछ उलझता जा रहा है। बोमसू ने अचानक सबके सामने सोल्गी पर आरोप लगाया कि वही उसे नशे की गोलियां बेचती है। उसी समय स्कूल के दफ्तर में अचानक एक रहस्यमय साया नजर आया। जेई घबरा गई, लेकिन फिर तुरंत पहचान गई वो उसकी बहन जाना है। जाना की नजरें सीधी जेई के हाथों में पकड़े फोन पर पड़ी। बिना कुछ सोचे वो फोन झपटने के लिए दौड़ पड़ी। फोन नीचे गिर गया और बिना कुछ सोचे जाना उसे उठाने के लिए खिड़की से कूद गई, जैसे अपनी जान की परवाह ही ना हो। तभी अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड सामने आ गया। जाना ने जैसे ही नजर उठाई, उसे वहां अपने मरे हुए टीचर वू का साया दिखा। डर के मारे वो वहां से तुरंत भाग गई। इधर जैसे ही जेई को फोन मिला, उसी पल स्कूल में एक अनाउंसमेंट हुई। सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, अब कोई भी बाहर नहीं जा सकता। घबराई हुई जेई दौड़कर उसी जगह पहुंची जहां सोल्जी घायल पड़ी थी। उसे तुरंत उसके पिता के अस्पताल भेजा गया। सोल्जी बेहोश थी, लेकिन जेई ने हिम्मत करके खुद ही उसकी सिलाई की। कुछ देर बाद सोल्जी को होश आया और उसने खुद को अस्पताल के कमरे में पाया। उसने जैसे ही अपना फोन चेक किया, देखा कि उसके हमले की खबर हर जगह फैल चुकी है। तभी जेई अंदर आई और उसे ताजी हवा में बाहर ले गई। बाहर एक प्यारा सा कुत्ता देखकर सोल्जी का मन हल्का हो गया। जेई ने कहा कि उसे कभी कभी सोचकर बहुत डर लगता है कि कहीं उसका कुत्ता कहीं खो ना जाए, इसीलिए वो अक्सर उसके मौत की कल्पना करके खुद को उस दिन के लिए तैयार रखती है। ये सुनकर सोल्जी को थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुमने मेरे पापा का फोन देखा? जेई ने झूठ बोला कि उसने नहीं देखा, लेकिन उसने एक अफवाह जरूर सुनी है कि टीचर वू का तो अपने स्टूडेंट्स के साथ अफेयर्स था। वो कोई अच्छा इंसान नहीं था। ये सुनकर सोल्जी गुस्से में वहां से चली गई। बाहर निकलने पर उसने देखा कि अस्पताल के सारे दरवाजे बंद हैं। रास्ता खोजते खोजते उसकी नजर मिस्टर यू पर पड़ी।
वो अपने लोगों से काले पैकेजेस शिफ्ट करने को कह रहा है। जब सब चले गए तो सोल्जी चुपके से पीछे के दरवाजे से अंदर घुसी। अंधेरे कॉरिडोर में उसने कोने में रखे एक काले पैकेज को देखा। तभी अचानक एक पैकेज से पैर बाहर गिर पड़ा। डर के मारे उसका कलेजा कांप उठा। पीछे दरवाजा बंद करने की आवाज आई। मिस्टर यू सामने खड़ा है। उसने कहा, ये पैकेज अनजान लाशों के हैं। वो रोज इन्हीं पर अपनी सर्जरी के हुनर प्रैक्टिस करते हैं और फिर बाइज्जत उन्हें दफना देते हैं। माहौल इतना भयानक हो गया कि सोल्जी डर के मारे भाग गई। उधर घर लौटते वक्त जय पर उसकी बहन जना ने हमला कर दिया। जना को किसी भी कीमत पर टीचर वू का फोन चाहिए। उसमें वो वीडियो है जो साबित कर सकता है कि उनके पिता ने ही टीचर की हत्या की थी। जय ने उसे कोई और फोन पकड़ा दिया और वादा किया कि असली फोन बाद में दे देगी। अगले दिन पुलिस जांच के लिए स्कूल पहुंची, लेकिन तभी बामसू ने सबके सामने सोल्जी पर इल्जाम लगाया कि वही उसे स्मार्ट ड्रग्स बेचती है। ये बात यही नहीं रुकी। क्लास टीचर और प्रिंसिपल ने भी कहा कि उन्होंने भी स्कूल में ड्रग्स की अफवाहें तभी से सुनी है जब से सोल्जी यहाँ आई है। प्रिंसिपल ने फौरन स्कूल वायलेंस कमेटी बुलाने का फैसला किया ताकि यह तय हो सके कि सोल्जी को स्कूल से निकाल देना चाहिए या नहीं। सोल्जी और उसके सौतेली माँ ने कितनी ही सफाई दी, पर उनकी गरीब पारिवारिक हालत के कारण उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस ने सोल्जी से ये भी पूछताछ की कि क्या उसने अस्पताल से दवाइयाँ चुराई है। मिस्टर यू ने सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज दिया जिसमें सोल्जी दवा वाले कमरे के पास जाती दिख रही थी। दरअसल वो वही वक्त था जब हेल्थ चेकअप के दौरान सोल्जी जेई को ढूंढ रही थी। ये सब देखकर सोल्जी को लगा कि जेई ही उसे धोखा दे रही है। गुस्से में उसने पुलिस के सामने कह दिया कि असल में ड्रग्स बेचने वाली तो जेई है। इसी बीच जेई ने अपने पिता और प्रिंसिपल की बातचीत छुपकर सुन ली। तब उसे पता चला कि इन सब के पीछे उसके अपने पिता का हाथ है। क्लास में लौटकर जेई ने सोल्जी से बात करनी चाहिए, लेकिन सोल्जी ने ठंडे लहजे में साफ कह दिया कि वो किसी को भी खुद पर हावी होने नहीं देगी। लेकिन जेई ने गुस्सा करने की बजाय उसका साथ दिया और सोल्जी के इस विद्रोह को सहारा दिया। उसी समय नाम बोंग जिन आया और सोल्जी को अपने साथ ले गया। उसने पूछा कि उसके पास स्मार्ट ड्रग्स कैसे आए। सोल्जी ने सच बता दिया कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन उसने जेई का नाम नहीं लिया। नाम बोंग जिन का असली इरादा इलाके का ड्रग मार्केट अपने हाथ में लेना था। उसने सोल्जी को मजबूर किया कि वो फिर से ऑर्डर करे ताकि असली ड्रग्स बेचने वाला सामने आ जाए। उसने उसका अकाउंट भी अपने कब्जे में कर लिया। अगले दिन नाम बोंग जिन ने सोल्जी को एक जगह का पता भेजा जहाँ से उसे सामान लेना था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये सब आरा का जाल है। खुद को बचाने के लिए आरा ने पुलिस को पहले ही खबर दे दी थी। जैसे ही सोल्जी लॉकर खोलती, पुलिस उसे रंगे हाथ पकड़ लेती। जब जेई को यह बात पता चली तो वो घबरा गई। उसने आरा का फोन छीन लिया और बार बार सोल्जी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर कॉल काट दी गई। परेशान होकर जेई ने जाना से संपर्क किया और टीचर वू का फोन इस्तेमाल करके उसे धोखा दिया ताकि जाना सोल्जी की जगह फंस जाए। लॉकर पर पहुंचने से ठीक पहले सोल्जी को एक मैसेज आया कि मीटिंग की जगह बदल गई है। इधर जाना ने लॉकर खोला और समझ गई कि उसे फंसाया गया है। वो भागने लगी, लेकिन तभी दो नर्स उसे जबरदस्ती एक कार में डालकर ले गई। ये सब संजोग से नाम बोंग जिन ने अपनी आंखों से देखा। नई जगह पहुंचकर सोल्जी अचानक जेई से टकरा गई। जेई ने उसका चेहरा छुआ और तुरंत उसे वहां से ले गई। जब सोल्जी ने अपना बैग खोला तो उसे समझ आया कि ये सब आरा का जाल था। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन वहां जाना गिरफ्तार नहीं हुई थी। तभी जेई को पता चला कि जाना का लोकेशन उसके घर के पास है। दोनों वहां दौड़े, लेकिन जाना नहीं मिली, सिर्फ उसका फोन पड़ा था। जल्दी ही जाना को एहसास हुआ कि टीचर वू का फोन गायब है, जिसे जरूर जाना लेकर भागी होगी। अगले दिन पुलिस ने सबवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज दिखाया और पूछा कि वीडियो में दिख रही लड़की कौन है। सब बच्चे चुप रहे, लेकिन जेई ने कांपते हुए कहा, वो मेरी बहन जाना है। उसने कहा कि बोमसू ने जलन में सोल्जी को फंसाया है, क्योंकि सोल्जी हमेशा नंबर 1 रहती है। बाद में सोल्जी को लगा कि जेई को इतना आगे नहीं जाना चाहिए था, मगर जेई ने कहा, मैं बस चाहती हूँ कि पुलिस मेरी बहन को मेरे पिता से पहले ढूंढ ले। इसके बाद दोनों निगरानी कैमरे की फुटेज चेक करने गए ताकि साबित कर सके कि जाना स्कूल में थी, लेकिन वहां उन्होंने कुछ और ही देखा। चोई क्योंग जाना से बात कर रही है। स्कूल के बाद
उन्होंने चोई क्योंग से पूछा कि उस रात क्या हुआ था। उसने बताया कि जाना ने उसे पूछा था कि क्या वो सोल्जी को जानती है। तभी क्योंग को एहसास हुआ कि जाना भी जानती है कि सोल्जी टीचर वू की बेटी है, मगर उसने सच्चाई छुपा ली और कहा कि बस थोड़ी बहुत बातें हुई है। अचानक जेई के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने कहा कि उसे जाना का लोकेशन पता है, लेकिन शर्त ये है कि जेई को 30 गोलियां लेकर नाइट क्लब आना होगा। तीनों लड़कियां सच धज कर नाइट क्लब पहुंची और पानी की टंकी में गोलियां डाल दी, जैसा कि उन्हें बताया गया था। तभी चोई क्योंग ने देखा कि कोई ड्रग छुपने वाली जगह में घुसा है। उन्होंने तुरंत पाइप उठाकर पानी अंदर फेंकना शुरू किया। छिपी हुई लड़की डर कर सामने आ गई। वो यरी है। इसी बीच जेई को भीड़ में एक शख्स दिखा। सोल्जी दौड़कर उसके पास पहुंची, मगर वो कोई और नहीं बल्कि नामबोंग जिन था। जेई ने येरी से पूछा, क्या यह सब मेरे पिता की चाल है? येरी बोली कि जब वो फोन चुराने में नाकाम रही तो मिस्टर यू ने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया। कुछ दिन पहले पार्टी में उसकी मुलाकात नामबोंग जिन से हुई और उसने उसके साथ हाथ मिला लिया ताकि दोनों पैसे कमा सके। नामबोंग जिन ने बताया कि उसी पार्टी में उसने संजोग से जाना को भी देखा था। उसकी पहचान पक्की करने के बाद उसने और येरी ने मिलकर जेई को धोखा देने की साजिश रची। इसी दौरान जेई को एक और कॉल आया, जाना मिल गई है। सोल्जी को कुछ अजीब लगा और उसने जेई का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों अस्पताल पहुंचे और वहां जाना का शव पड़ा है। डॉक्टर ने बताया कि वह पहाड़ी से गिर गई थी और उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। जेई टूट गई। वो इस सच को मान ही नहीं पा रही। आने वाले दिनों में वो डरावनी सपनों से घिर गई। जिम क्लास में सोल्जी ने देखा कि एक लड़की अपने नाखून पीले रंग से रंग रही है। ये नजारा उसे जाना के पैरों की याद दिला गया। उसे याद आया काले पैकेट में जो लाश थी उनमें से एक पैर पर भी ऐसे ही पीले नाखून थे। और फिर उसे याद आया कि सुजिन के पैर पर भी वैसा ही जलने का निशान था जैसा कि उस लाश पर था। सोल्जी का शक गहरा होने लगा। उसने सुजिन का सोशल मीडिया चेक किया और उसका अपार्टमेंट ढूंढ निकाला। वहां मकान मालिक ने बताया कि सुजिन 1 महीने पहले ही मर चुकी है और बहुत सारा किराया बाकी है। लेकिन उस दिन एक गुंडे जैसा दिखने वाला आदमी ने आकर उसका सारा कर्ज चुका दिया। सोल्जी को अचानक सब समझ आ गया। वो भागती हुई सीढ़ियां उतरने लगी। तभी उसके सामने चोई क्योंग और येरी दिखाई दी। इससे पहले बोमसू ने येरी से कहा था कि उसने स्कूल में जाना को छिपते हुए देखा था। उसने ये भी बताया कि जाना ने लैब में कुछ छुपाया है। यही सोचकर येरी और चोई क्योंग लैब पहुंचे। वहां उन्होंने एक ढीली नेम प्लेट देखी। उसे हटाने पर अंदर एक चाबी और होटल का पता मिला। जाना और सुजिन पड़ोसी थी। सुजिन ने हिम्मत करके जाना का कमरा खोला। अंदर का नजारा अजीब था। दीवारों पर गणित के सवाल लिखे थे और टेबल पर एक बंद नोटबुक रखी थी। ताला तोड़ने पर उसमें से कुछ ऐसे राज सामने आए जिसने उनका दिल दहला दिया। पता चला कि उनके पिता दोनों बहनों को बचपन से एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते थे। जाना हमेशा जानबूझकर हार जाती ताकि उसकी छोटी बहन को सजा न मिले। जब भी माँ बाप लड़ते वो अपने बहन के कान ढक देती ताकि वो ना सुने। मगर एक बार जेई ने जानबूझकर टेबल का कपड़ा खींचा जिससे जाना के पैर पर चोट लगी। जाना ने उसे दोष नहीं दिया बल्कि और ज्यादा उसका ख्याल रखने लगी। जाना को विश्वास था कि अगर वो अच्छी बच्ची बनी रहे तो उनका परिवार कभी नहीं टूटेगा। लेकिन पिता ने दोनों के रिश्तों को बिगाड़ दिया और जेई धीरे धीरे उससे दूर होती चली गई। माँ बाप का प्यार वापस पाने की चाह में जाना ने भगवान से दुआ किया कि उसे कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जाए। उसी समय वो बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि उसे नार्कोलेप्सी है। वो कभी भी कहीं भी सो सकती है। परिवार से सहानुभूति की जगह उसके पिता ने उस पर और भी ज्यादा दबाव डालना शुरू कर दिया। जब जब उसे नींद आती वो पिता की कठोर नजरों को महसूस करती। टीचर वू ने जाना की अजीब हरकतें नोटिस की और उसे समझाया, लेकिन जाना ने उनसे एक कोरिया यूनिवर्सिटी की चेन मांगी ताकि खुद को नंबर 1 बनाने के लिए प्रेरित कर सके। स्मार्ट पिल्स लेने के बाद भी जाना परफेक्ट स्कोर नहीं ला पाई। परीक्षा से एक रात पहले उसने चोरी छिपे पेपर खोजने की कोशिश की। तभी टीचर वू ने उसे पकड़ लिया। जाना रोते हुए उनसे विनती करने लगी। बजाय डांटने के टीचर वू ने उसे ईमानदार और नेक बच्ची कहा। इन शब्दों से जाना का दिल पिघल गया और उसने उन्हें गले लगा लिया।
संघर्ष में वू सर की उंगली जाना की घड़ी से टकरा गई और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो गया। जब पिता को जाना और टीचर वू की नजदीकियों का पता चला तो उसने गुस्सा नहीं किया बल्कि खुश हुए, क्योंकि वू सर एग्जाम बोर्ड के मेंबर थे। पिता ने उनके सामने सौदा रखा कि आपकी बेटी को ढूंढने के बदले उन्हें एग्जाम के क्वेश्चन पेपर चाहिए। वू ने मना कर दिया, लेकिन पिता ने दबाव डालने के लिए उसने उनकी और अपनी बेटी की साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाई। मजबूर होकर वू ने क्वेश्चन पेपर को एक कैप्सूल में डालकर निगल लिया। उनकी तबीयत बिगड़ते ही उन्हें तुरंत मिस्टर यू के हॉस्पिटल इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए लाया गया, मगर ऑपरेशन टेबल पर ही उनकी मौत हो गई। ऑपरेशन के बाद पिता ने कैप्सूल निकालकर जाना को दे दिया। वो उत्साहित थी, लेकिन सच्चाई से अनजान। परीक्षा के दिन जाना को अचानक भ्रम होने लगा। उसने देखा कि उसके हाथ खून से सने हैं और उसकी बहन जेई उसका मजाक उड़ा रही है। अपराध बोझ से घबराकर वो एग्जाम छोड़कर भाग गई और एक अंधेरे कमरे में जाकर छिप गई। बाद में सच सामने आया, जाना के अंतिम संस्कार में सभी शामिल है। जेई बीच में ही उठकर चली गई और उसके पीछे सोल्जी भी निकली। सोल्जी ने उसे बताया कि वो बॉडी जाना की नहीं थी, मगर जेई को ये बात पहले से पता थी, क्योंकि लाश के पैर पर जो निशान थे वो उसके बहन के पैरों से अलग थे। जेई ने ठान लिया कि वो अपने पिता की साजिश खत्म करके रहेगी। सुजिन के साथ मिलकर उसने सबूत खोजना शुरू किया। उसने पहले अपने पिता के ऑफिस के सारे कैमरे बंद किए और फिर अंतिम संस्कार में चली गई, उन्हें वहीं रोकने के लिए। इधर सुजिन उनके ऑफिस में दाखिल हुई। वहाँ दीवारों पर दर्जनों रिकॉर्ड टंगे हैं, लेकिन कागज पर नहीं बल्कि एक्सरे फिल्मों पर। सुजिन के हाथ कांप उठे, क्योंकि उनमें से एक रिकॉर्ड उसके पिता की सर्जरी की भी थी। अब ये साफ हो गया कि कितने लोग जेई के पिता के हाथों मारे जा चुके हैं। एकाएक कमरे में रखे पुराने रिकॉर्डर से धीमी धीमी धुन बज उठी। सोल्जी गुस्से में फट पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर यू ऐसे आराम से संगीत सुन रहे होंगे जब उसके पिता मौत से जूझ रहे थे। गुस्से में वो खुद को रोक नहीं पाई और चाकू उठाकर उनकी ओर दौड़ पड़ी, लेकिन ठीक उसी समय उसके सौतेली माँ ने उसे रोक लिया। असल में सौतेली माँ को मिस्टर यू के कोट के जेब से एक नोट मिला था। उसमें लिखा था कि जाना और उसके पिता के बीच कोई राज छिपा है। कुछ दिन पहले जाना ने सोचा कि टीचर वू का फोन उनकी पत्नी यानी कि सोल्जी की सौतेली माँ को लौटा देगी, लेकिन अस्पताल के नर्सों ने उसे जबरन रोक लिया। फिर अचानक उसकी मौत की खबर आई। सौतेली माँ को तभी से शक हो गया कि मामला सीधा नहीं है। अंतिम संस्कार के बाद सोल्जी ने वो रिकॉर्डर और डायरी चियोंग की माँ को सौंप दिया। वकील ने साफ कहा, ये सबूत तब तक किसी काम के नहीं जब तक जाना खुद जिंदा लौटकर गवाही ना दे। तभी येरी ने चुपके से अपने बैग में रखा वॉइस रिकॉर्डर चालू कर दिया। सौतेली माँ ने कुछ हाथ से लिखे कार्ड निकाले। उन्हें शक है कि ये कार्ड भेजने वाला शख्स जाना और मिस्टर यू के रिश्ते के बारे में जानता था। चोई क्योंग का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ कहना चाह ही रही थी कि उसकी माँ ने इशारे से उसे रोक दिया। बाद में घर लौटकर माँ बेटी में बहस हुई। चोई ने गुस्से में कह दिया कि उसकी माँ हमेशा पढ़ाई का दबाव डालती रही, लेकिन कभी उसकी असली परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया। असलियत ये थी कि हर परीक्षा से पहले चोई तनाव में अजीब अजीब तरह की कल्पनाएं करती थी। एक बार उसने जाना और टीचर वू को साथ देख लिया था। डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा, बल्कि गुमनाम खत लिखकर सोल्जी की सौतेली माँ को चेतावनी देने लगी। ये सुनकर उसकी माँ को पछतावा तो हुआ, लेकिन उसने चेतावनी दी, जो कुछ तुमने अभी कहा वो किसी को मत बताना। उधर येरी ने रिकॉर्डर नामब्योंग जिन को सौंप दिया। दरअसल वो अब भी पैसों के लिए मिस्टर वू के लिए काम कर रही है। सोल्जी ये सब चुपचाप देख रही थी। तभी अचानक किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो थी जेई। सोल्जी को पहले से मालूम है कि येरी उस पर नजर रख रही है, इसीलिए उसने उसे सुनाने के लिए फोन पर झूठ बोला कि जाना ने उस दिन सर्जरी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। उसकी प्लानिंग जानने के बाद जेई भी उसकी मदद करने को तैयार हो गई। इधर मिस्टर यू को भी इस बात की खबर लग गई कि जाना ने उस दिन ऑपरेशन थिएटर की रिकॉर्डिंग बनाई थी। दोनों मिलकर अस्पताल में वीडियो खोजने का नाटक भी करने लगे और फिर जेई ने घर, यहाँ तक कि कुत्ते पर भी मॉनिटरिंग डिवाइस लगा दिए। फिर उसने उन्हीं कैमरों में अपनी माँ को कहते सुना कि कल वो जना से मिलने जा रही है। उसकी माँ, जो कभी खाना नहीं बनाती, अचानक रसोई घर में थी।
उसे यकीन हो गया कि वो जरूर जना से मिलने जा रही है। वो और सोल्गी चुपचाप उसकी कार का पीछा करने लगे, लेकिन माँ जना से मिलने नहीं गई बल्कि एक अनाथालय पहुंची। वे समझ गए कि उन्हें धोखा दिया गया है। जब तक वे अदालत वापस पहुंचे, सुनवाई खत्म हो चुकी थी। सौतेली माँ ने सोल्जी को चेताया, जय पर ज्यादा भरोसा मत करो, हमारी योजना लीक हो चुकी लगती है। उधर अदालत में वकील ने गवाह का जिक्र किया तो मिस्टर यू बिल्कुल शांत रहा, मानो पहले से जानता हो कि जाना कभी सामने नहीं आएगी। इसी दौरान मिस्टर यू ने जय को एक फोन पकड़ा दिया। उसमें लाइव वीडियो चल रहा था। सोल्जी और उसके सौतेली माँ कार में बातें कर रहे थे। अचानक कार बेकाबू हो गई। सोल्जी डर के मारे चीख पड़ी। जय हैरान होकर अपने पिता की ओर देखने लगी। फिर वो उसे एक अनजान विला में लेकर गए, जहाँ एक कमरे में जना बंद है और उसके पैरों पर इलेक्ट्रॉनिक कफ लगा दी गई है। जय उसे छुड़ाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही कोशिश की, अलार्म बज उठा। जना की आंखों में डर देखकर उसने अपने पिता से पूछा, आपने उसके साथ क्या किया है? मिस्टर यू ने ठंडे स्वर में कहा, शुरुआत मैंने नहीं, तुम्हारी बहन ने की थी। उसी ने टीचर वू की नसों में हवा डाल दी, जिससे उनकी मौत हो गई। वो बोला कि जना का दर्द देखकर उसने उसकी कुछ यादें मिटा दी थी, लेकिन जय को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगता है कि उसके पिता बस ये बात मानने से डरते हैं कि उन्होंने ही अपनी बेटी को बर्बाद कर दिया है। गुस्से में मिस्टर यू ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तभी जय ने तुरंत अपना रुख बदल दिया और कहा, मैं आपकी परफेक्ट बेटी बनूंगी पापा। अगले दिन सोल्जी को पता चला कि जय ने पढ़ाई छोड़ दी है और अपना फोन नंबर भी बदल लिया है। सोल्जी बेचैन होकर उसे हर जगह ढूंढने लगी और आखिरकार अस्पताल में उसे मिली। लेकिन जया पहले जैसी नहीं रही। उसने ठंडी निगाहों से सोल्जी को बेवकूफ कहा और ताना मारा कि उसकी मौजूदगी ही उसके पिता के गुनाहों का सबूत है। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अपने पिता को सोल्जी को सताते देखना उसे बहुत मजा आता है। जाते जाते उसने चेतावनी दी कि अगर सोल्जी ने जाना को ढूंढने की कोशिश की तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। ये सुनकर सोल्जी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। उनके रिश्ते टूट जाने के बाद उसकी मानसिक हालत और बिगड़ गई। स्मार्ट ड्रग्स के बिना वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रही। दूसरी तरफ जय ने जानबूझकर कुछ सवालों के जवाब गलत दिए ताकि उसके अंक भी सोल्जी जैसे गिर जाए। जब उसके पिता ने रिपोर्ट कार्ड देखा तो गुस्से में भर उठे, लेकिन जय ने ठंडे स्वर में कहा कि वो भी जाना की तरह एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स पहले से पाना चाहती है, जैसा उसकी बहन ने किया था। पिता चुप रहे, लेकिन उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह गई। इसके बाद जय हर रोज पानी के नीचे सांस रोकने का अभ्यास करने लगी, मानो किसी बड़ी तैयारी में हो। इसी बीच सोल्जी ने देखा कि उसकी सौतेली माँ ने नई कार खरीदी है। घर पहुंचने पर पता चला कि सारे सबूत और मुकदमा के कागजात गायब है। दरअसल हाल ही के कार दुर्घटना से डरी सौतेली माँ ने मिस्टर यू से समझौता कर लिया था। सोल्जी गुस्से से भर गई। वो सीधे सिमेंटरी गई और जाना की राख की कलश तोड़कर अपने पास ले आई। यही एक तरीका है जिससे वो मिस्टर यू से अकेले मिल सकती है। इस समस्या का हल निकालने के लिए उसने सोल्जी से वादा किया कि वो उसे एग्जाम के पेपर्स दिलवा देगा। ये सुनकर सोल्जी ने हल्की मुस्कान दी। फिर उसने एक ड्रग लेजर का इस्तेमाल करके आरा को ब्लैकमेल किया कि जेई के ठिकाने का पता लगाए। जब सोल्जी ने जेई से मुलाकात की तो उसने मिस्टर यू के साथ हुई डील का जिक्र किया और गुस्से में उसे पूछ बैठी कि वो असल में क्या योजना बना रही है। जेई चुप रही। गुस्से में सोल्जी सबसे ऊपर डाइविंग बोर्ड पर चढ़ गई और बोली, मुझे तैरना नहीं आता। इतना कहकर उसने छलांग लगा दी। आखिरी पल में जेई ने उसे बचा लिया। होश आने पर सोल्जी हंसने लगी। उसे समझ आ गया है कि जेई ने जानबूझकर एग्जाम में गलत जवाब दिए ताकि उसके पिता फिर से एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स चुराए, जैसा कि उन्होंने जाना के लिए किया था। हाल ही में जेई के जहरीले शब्द सिर्फ इसीलिए थे ताकि सोल्जी किसी मुसीबत में ना पड़े। लेकिन सोल्जी अब उसे अकेले खतरे में नहीं छोड़ना चाहती। उसने तय किया कि वह खुद चारा बनेगी और जेई को बदला लेने में मदद करेगी। घर लौटकर जेई ने अपने पिता से कहा कि वह सोल्जी को एग्जाम पेपर चुराने के लिए कहे। इससे न केवल वे सुरक्षित रहेंगे बल्कि सोल्जी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। पिता को यह विचार पसंद आया और अगले दिन उन्होंने सोल्जी को एक फाइल दी। उसमें एग्जाम बोर्ड के एक सदस्य की गलतियों के रिकॉर्ड थे।
सोल्जी उस प्रोफेसर के पास गई और उसे धमकाकर क्वेश्चन पेपर लीक करने के लिए मजबूर किया। किसी ने ये सब चुपचाप रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन सोल्जी ने जेई के टैबलेट पर एक काउंटडाउन देखा। परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 70 दिन बचे हैं। उसका दिल धक धक करने लगा। जल्द ही उसने देखा कि चोई क्योंग को एलर्जी से छींकें आ रही है और उसके मोजे पर सफेद कुत्ते के बाल लगे हैं। जब वो उसके घर पहुंची तो देखा कि जेई का कुत्ता वही है। क्योंग ने बताया कि उसे कुछ नहीं पता। जेई ने उसे ट्यूशन पढ़ाने के बदले अपना कुत्ता दे गई थी। घबराई सोल्जी तुरंत स्विमिंग पूल पहुंची। वहां जेई ने उसका मुंह दबाया और प्लान बी का जिक्र किया। असल में उसने अपने पिता की चाल पहले से भांप ली थी। उसने बोर्ड मेंबर का पीछा किया था और पता लगाया कि पिता ने किसी महिला डॉक्टर को इस काम के लिए भेजा है। यानी इस बार उनकी योजना पिछले साल जैसी नहीं होगी। इसीलिए उन दोनों को भी पुरानी योजना छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद दोनों केवल नोट्स और निगाहों के जरिए एक दूसरे से बातें करने लगे। परीक्षा में अब सिर्फ 30 दिन बचे हैं। जेई ने सोल्जी से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो परीक्षा मत छोड़ना। उसने एक और राज भी खोला। मिड टर्म एग्जाम में जो दवा उसने उसे दी थी वो असल में सिर्फ विटामिन थी। यानी सोल्जी बिना स्मार्ट ड्रग्स के भी कोरिया यूनिवर्सिटी में दाखिल ले सकती है। थोड़े दिनों बाद सोल्जी ने नामब्योंग जिन को सुझाव दिया कि वो एग्जाम पेपर बेचे। साथ ही उसने जेई के वीआईपी कस्टमर की लिस्ट भी उसे सौंप दी। कई लोगों ने एडवांस पैसे दे दिए और नामब्योंग माला माल हो गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि सोल्जी ने उसकी हर डील छुपकर रिकॉर्ड कर ली है और अब वो इस खेल में असली बलि का बकरा बनने वाला है। अगले दिन एंट्रेंस एग्जाम के ठीक पहले एक बड़ा हादसा हो गया। जिस प्रोफेसर ने क्वेश्चन पेपर तैयार किए थे वो अचानक घायल हो गए। इलाज के दौरान उन्होंने चुपके से एग्जाम पेपर एक महिला डॉक्टर की जेब में डाल दिया। लेकिन तभी डॉक्टर ने चालाकी से उनकी जांघ पर खरोच लगा दी और तुरंत हॉस्पिटल से ब्लड और पेन किलर मंगवाने का बहाना किया। उसी वक्त सोल्जी और नामब्योंग जिन ने बाहर एम्बुलेंस आते देखी और फौरन हरकत में आ गए। कुछ देर बाद मिस्टर यू उसी एम्बुलेंस से बेस में पहुंचे। मौके का फायदा उठाकर उस महिला डॉक्टर ने एग्जाम पेपर के सवाल वाले कैप्सूल उसके जेब में डाल दिए। वापसी में नामब्योंग जिन ने मिस्टर यू पर चाकू ताना और सोल्जी ने उनकी जेब से कैप्सूल निकाल लिए। तभी अचानक जेई पहुंच गई। बिना झिझके सोल्जी ने सारे कैप्सूल निगल लिए। योजना के अनुसार जेई ने उसे बेहोश कर दिया ताकि मिस्टर यू को मजबूर किया जा सके वो गैर कानूनी सर्जरी करे और कैप्सूल निकाले। लेकिन अस्पताल में मिस्टर यू ने जेई को ही ऑपरेशन करने को कहा। सौभाग्य से जेई सफल रही और कैप्सूल निकाल दिए। नामब्योंग जिन ने तुरंत वो पर्चे उठाए और बाहर इंतजार कर रहे कस्टमर्स को बेच दिए, जिनमें चोई क्योंग और आरा भी शामिल थे। लेकिन वो नकली सवाल थे। अगले दिन एग्जाम में सोल्जी नहीं आई। वहीं चोई और आरा हैरान थे क्योंकि सवाल बिल्कुल अलग थे। बाहर निकलते ही गुस्साई कस्टमर्स ने ब्योंगजिन को बुरी तरह पीटा। इसी बीच येरी को उसकी मां ने मजबूर किया कि वो नाइट क्लब में काम करे। लेकिन चोई क्योंग ने अपने कानून के ज्ञान से उसे बचा लिया। जेई ने परीक्षा में पूरे अंक पाए और मीडिया की चहेती बन गई। मिस्टर यू को भी टीवी शो पर बुलाया गया ताकि वो अपने जीनियस बच्चों का राज बताए। मगर उसी वक्त जेई गांव की विला में पहुंची और वहां कैद अपनी बहन जाना को छुड़ाया। उसने उसे लाइफ जैकेट पहनाई और कहा कि डरना मत। थोड़ी देर बाद खबर फैल गई कि जीनियस जेई नदी में कूद गई है। पुलिस ने जाना को तो सुरक्षित पा लिया लेकिन जेई गायब हो गई। तब सोल्जी को समझ आया कि यही जेई की असली योजना थी, अपने पिता के अपराधों का पर्दाफाश करना और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाना। 6 महीने बाद येरी अपनी खूबसूरती की वजह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहुंच गई। चोई क्योंग ने लॉ की पढ़ाई की और सोल्जी ने स्मार्ट ड्रग्स छोड़कर मेहनत से अगली परीक्षा की तैयारी शुरू की। लेकिन जेई की कोई खबर नहीं मिली। मिस्टर यू सबूतों की कमी से जेल से छूट गए। वो हर रोज सोल्जी की बिल्डिंग के बाहर खड़ा रहता, मानो यकीन हो कि जेई जिंदा है। परीक्षा से एक दिन पहले सोल्जी को एक सुंदर सा गिफ्ट बॉक्स मिला। उसमें एक जोड़ी जूते, कोरिया यूनिवर्सिटी की की चेन और एक फोटो थी। फोटो में वही समंदर का किनारा था जहां बचपन में वो खोई थी। सोल्जी समझ गई कि यह तोहफा जेई ने ही भेजा है। कहीं ना कहीं जेई जिंदा है, आजाद है और चुपचाप इंतजार कर रही है कि एक दिन सोल्जी उसे ढूंढ लेगी।